गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। आइए हम लोग आज 60वें टेस्ट के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। हमने कल भी आपसे चर्चा किया था और आपको मैंने कहा था मेरी जो धारा ट्रांसफार्मर है उसमें साहब आपने महसूस किया है कि हमारे प्राइमरी में टर्न्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। सेकेंडरी में टर्न मेरी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। यहां हम लोग 3 से 5 एम्पियर का अमीटर लगाने का काम करते हैं। तो नॉर्मली जो दिया गया प्रश्न है इसमें देखिए 1 से 5 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और पिछले दिन में मैंने कहा हमेशा याद रखिएगा सीटी जो है इसके प्राइमरी में न्यूनतम टर्न होता है, न्यूनतम टर्न होता है, जिसके वजह से यहां करंट का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। और उसी धारा को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया करते हैं। और यहां 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, ज्यादा से ज्यादा 5 टर्न, इससे ज्यादा यहां नहीं हुआ करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी जी। सेकेंडरी में फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन हमेशा प्राइमरी से बहुत ज्यादा होगा। बुकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। आप जरा समझिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर का टैंक है और ये मेरा क्या है, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर और टैंक को जोड़ने वाली जो पाइप है उसी में हमने क्या लगाया है, बुकोज रिले। सबसे पहली बात समझिए, हम लोग प्रायः इसका प्रयोग 500 केवीए से अधिक रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किया करते हैं। दूसरे नंबर पर यह बुकोज रिले जब आपके ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर का तेल गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद इस तेल का क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण होने के बाद आप जानते हैं ये खाली जगह की हवा जो है वो बाहर निकलती है और उस जगह पर तेल आपका भरना चालू होता है। तो वह हवा जो प्रेशर होती है वो गैस है हमारी, ठीक है, क्या है वो, फ्लू गैस है। और ये गैसेस आपकी जब प्रेशर बनाती हैं तो यही वाला फोटो आपका यहां बड़ा होकर के आया है। इसमें 2 आपका फ्लोटिंग स्विच है, मरकरी फ्लोटिंग स्विच। जैसे ही आपका क्या होता है साहब, हवा हमारे टैंक से कंजर्वेटर की तरफ जाने लगता है तो उस हवा के दबाव से हमारी मरकरी स्विच पर प्रेशर पड़ता है और फिर आपकी अलार्म क्या होती है, बजने लगती है। दोबारा से जब और आपकी हवा के बाद तेल का भी प्रवाह जब चालू होता है तो फिर ये मेरी जो फ्लोटिंग स्विच है, ये वाली मरकरी स्विच, इसके साथ रिले जुड़ा होता है, उसका ट्रिप कॉइल जुड़ा होता है जो सर्किट को ट्रिप कर देती है, मेन सप्लाई के साथ सर्किट के संपर्क को तोड़ देती है। परिणाम ये होता है जो आंतरिक फॉल्ट हमारे ट्रांसफार्मर में हो रहा था उससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ और सुरक्षित हो जाता है। तो आप याद रखिएगा 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है। मेन टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच लगाते हैं। कहां लगाते हैं, कंजर्वेटर के बीच इसको लगाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यह क्या है साहब, गैस प्रचालित रिले है, यह तेल प्रचालित नहीं है। क्या है, गैस प्रचालित रिले है। उसके बाद साहब चौथी बात, यह आंतरिक दोषों से क्या करता है, आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है साहब, सुरक्षा प्रदान करती है। और महंगा तो होता ही है, तो हम क्या जवाब देंगे साहब, ये किसके बचाव के लिए यूज किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी तेल तो हमारा रहेगा ही रहेगा। आप सब जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल जो होती हैं ये कूलिंग एवं इंसुलेशन दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि मेरा तेल तो इसको ठंडा करेगा, इंसुलेशन करेगा, लेकिन यहां क्या करेंगे, पंखे के झोंके से इस पर हम प्रहार भी करेंगे, यानी तेल का बहाव भी होगा और तेल गर्म होकर के बह करके कहां जाएगा, ये ऑयल एयर हीट एक्सचेंजर में, रेडिएटर में जाएगा।
जिस रेडिएटर में हवा का जो प्रहार नीचे से हो रहा है, पंखा घुमा के जो हवा दे रहे हैं, तो रेडिएटर के बॉडी को वह ठंडा कर रही है, तो हमारे तेल को भी ठंडा करेगी और ठंडा होने के बाद फिर वह तेल हमारा वापस लौट करके यहां चला आएगा साथियों। तो ये वाली प्रक्रिया हम जनरल ट्रांसफार्मर में नहीं करते, ये उस ट्रांसफार्मर में करते हैं जिसका रेटिंग क्या होता है, उच्च होता है। तो समान रूप से साथियों 500 केवीए से ऊपर वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया करते हैं। तो जो भी ट्रांसफार्मर 500 केवीए से ऊपर रेंज का होगा वहां ऐसी व्यवस्था करेंगे। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट आप सब जानते हैं 140 डिग्री पर क्या होगा, वाष्पीकरण तो होगा ही होगा एवं आपका तेल धीरे धीरे जलना प्रारंभ कर देगा, आग जो है साहब लग सकती है। इसीलिए हम लोग कभी भी ट्रांसफार्मर के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देते हैं, समझ गए। और आप यह भी याद रखिएगा, इसी कारण इसके बॉडी पे क्या लगाते हैं हम, थर्मामीटर लगाते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर होता है ना, तुरंत ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते 90 से भी ऊपर जाए, बहुत आप बर्दाश्त कीजिएगा तो 100 से ऊपर तो किसी हाल में तेल का टेम्परेचर जाने नहीं देना है, नहीं तो वह तेल जल जाएगा। फ्लैश पॉइंट होती है वह न्यूनतम तापमान जिस पर हमारे तेल का वाष्पीकरण होकर वह किस में बदल जाए, जलन में बदल जाए, आग पकड़ ले, उस तापमान को क्या कहा जाएगा, फ्लैश पॉइंट कहा जाएगा, धुआं निकलने लगेगा। चलिए साहब आगे बढ़ें। एक ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले के रूप में कौन आया है, आपका बुकोज रिले आया है। क्या आया है साहब, बुकोज रिले। बहुत सेंसिटिव होता है, आपको मैंने बताया था, कई बार चिड़िया वगैरह भी बैठ जाती है तब भी यह क्या करता है, अलार्म बजा देता है, समझे कि नहीं। लेकिन हमको हमेशा अलर्ट रहने की क्या है, जरूरत है, तभी हम ट्रांसफार्मर की सुरक्षा देने में सक्षम हो पाएंगे। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में आपने लोड को क्या किया सरकार, आधा कर दिया। तो आप जानते हैं पीसीयू हाफ लोड पर क्या होगी, आपका 1/2 का स्क्वायर इनटू पीसीयू, तो 1/4 हो जाएगी, यानी पहले जितना था उसका 1/4 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं मेरी कॉपर लॉस मेरे धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर 2 गुनी करंट बढ़ेगी तो 4 गुना लॉस बढ़ेगा, अगर आधी करंट होगी तो 1/4 मेरा लॉस हो जाएगा। समझ गए विद्यार्थी जी। आइए सरकार आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं साहब, आपके सामने बना हुआ है, ये मेरा क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट का डायग्राम है। क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, हम किधर ओपन किया है, हाई वोल्टेज साइड, और किधर मैंने सारा सिस्टम जोड़ा है, ये मेरा वाट मीटर जोड़ा, वोल्ट मीटर जोड़ा, अमीटर जोड़ा, लो वोल्टेज साइड। सदैव याद रखिएगा, लो वोल्टेज साइड वाट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, और एचवी साइड को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरी नो लोड करंट I0 मात्र 2 से 5% होती है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I म्यू, एक्टिव या वर्किंग कंपोनेंट IA। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का मान साहब 3 से 4%, 5% होता है, इसका मान 2% के आसपास हुआ करता है। ये कम होती है, मैग्नेटाइजिंग ज्यादा होती हैं। साथियों ये जो करंट है टोटल, ये टोटल आपका टोटल जो रिसीव कर रहे थे करंट I1, उस I1 का मात्र कितना है, 2 से 5% है। जब मेरी करंट यहां क्या हो गई, कम, और साथ ही साथ मेरे प्राइमरी में आप देखिए एलवी साइड में टर्न भी क्या है, कम है। वो भी आप कॉपर का ले रहे हैं तो कॉपर में ऐसे भी रेजिस्टेंस कम होता है, तो मेरा रेजिस्टेंस भी कम हो गया, मेरी करंट भी कम हो गई, तो सामान्य रूप से मेरा यहाँ कॉपर लॉस क्या हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है। और मेरी जो टोटल इनपुट पावर है, अगर P0 से सूचित करें, यही आपका क्या है, P इनपुट है, यह होता है V1 I0 cos phi 0, और यही किसके बराबर होता है, आपके साथियों आयरन लॉस के बराबर होता है। जितना पावर इनपुट हम नो लोड पर देते हैं उतनी ही मेरी क्या होती है, आयरन लॉस होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। खुला परिपथ से हम किसको ज्ञात करेंगे, आयरन को, और शॉर्ट सर्किट से किसको ज्ञात करेंगे, कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं निकाल सकते हम, इस टेस्ट के माध्यम से साथियों I0 का मान निकाल सकते, IA निकाल सकते, I
म्यू निकाल सकते, इसके माध्यम से साहब R0 निकाल सकते, X0 निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से cos phi 0 भी हम निकाल सकते हैं। नो लोड पैरामीटर जो सब मेरा है वो सब भी हम निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको आयरन लॉस को छोड़ करके दे देगा नो लोड पैरामीटर, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नो लोड पैरामीटर को भी निकाल सकते हैं। नो लोड की परिस्थिति में मिलता है ना नो लोड करंट I0, मिलता है ना एक्टिव करंट, मिलता है ना मैग्नेटाइजिंग करंट, मिलता है ना नो लोड रेजिस्टेंस, मिलता है ना नो लोड रिएक्टेंस, मिलता है ना मेरा नो लोड पावर फैक्टर। ये सब मेरा क्या है? कंपोनेंट है, वो सब को भी ज्ञात किया जा सकता है विद्यार्थी जी। क्या ऐसे केस में नो लोड लिखा हुआ है, बात सही है, लेकिन हम आंसर लेंगे ओपन सर्किट, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट होता है उसको मेजरली ओपन सर्किट टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर यहां इंडक्शन मशीन रहता तब हम नो लोड पर टिक लगा देते, नहीं रहता ओपन लिखा हुआ तब हम उसको लेते। अगर ओपन लिखा है तो वैसी परिस्थिति में ओपन को ही हम लेंगे, नो लोड को हम यहां नहीं लेंगे। ट्रांसफार्मर की शून्य भार पर धारा हमारे वोल्टेज से कितना लैग कर जाती है साहब? जीरो लोड पर जो हमारी होती है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा है V1, इधर मेरा क्या है? E1 और E2 है साथियों, इधर मेरा फ्लक्स फाई है, यहां मेरा क्या है? I म्यू है, इसके साथ मेरा क्या है? IW है। रिजल्टेंट IW I म्यू का क्या होगा? I0 होगा। इसके बीच का जो कोण होता है अप्रोक्सीमेट 75 डिग्री का होता है। ऐसे केस में मेरी पावर फैक्टर 0.35 हुआ करती है, 0.35 के आसपास, 0.2 से लेकर 0.3 के बीच होती हैं। जिस हिसाब से एंगल का मान बदलेगा उस हिसाब से इसका भी मान क्या होगा? बदलता चला जाएगा। आंसर होगा सी नंबर। कैसे होगा विद्यार्थी जी? इसी तरीके से होगा, ये आपके सामने है, ठीक है। इच्छा होगी तो आप टेस्ट करके नाप लीजिएगा। प्रैक्टिकल तो ATM आप लोग किए ही हैं। चलिए आगे बढ़ें। जो विद्यार्थी सिर्फ क्वेश्चन बनाता है उसको तो जीवन भर दिक्कत होगा, जो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बनाता है उसको दिक्कत नहीं होगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी साथियों बिल्कुल याद है ना आप लोगों को? हमारे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है और ये क्या है? आपका सेकेंडरी है। और देख लीजिए ये भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दोनों क्या है? वैद्युतिक रूप से सेपरेट है, एक दूसरे से वैद्युतिक रूप से जुड़ा नहीं है। एक इधर दूसरा इधर। तो मेरा क्या बताया था मैंने? ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, दाएं से बाएं हाथ के बीच कितने का गैप? 180 का। तो हमेशा याद रखिएगा 180 का होता है। कई बार लिख देगा एंटी फेज, तो आप इसको भी टिक लगाइएगा, क्योंकि किसी भी फेजर राशि का एंटी फेज होने के लिए 180 डिग्री से हमको शिफ्ट होना पड़ता है। चलिए साहब, ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर प्रभावित नहीं होता। अब जरा देख लीजिए, आपका साहब कह रहा है लीडिंग पीएफ। लीडिंग पीएफ कब होगी? जब लीडिंग लोड होगा, यानी कैपेसिटर लगाएंगे। आपका साहब लैगिंग, लैगिंग तो मोस्टली होता है, क्योंकि हमारा लोड कैसा होता है? इंडक्टिव लोड होता है, समझ गए? इंडक्टिव होगा तभी फर्क पड़ेगा, हमारी कैपेसिटिव होगी तभी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर लोड कैसा हो जाए? रजिस्टिव हो जाए। रजिस्टिव होने पर पीएफ मेरा क्या होता है? यूनिटी होता है, 1 होता है। रजिस्टिव लोड के केस में आप जानते हैं मेरे फाई का मान कितना? 0। वोल्टेज करंट के बीच का कोण कितना बनता है? 0 बनता है। ऐसी परिस्थिति में cos फाई cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, जो मेरा मैक्सिमम पीएफ है साहब, और इसको कांस्टेंट मेंटेन करके रख लेता है। ऐसी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सब जानते हैं लीडिंग लोड में XC आती है 1/ωc, 1/2πfc, यानी फ्रीक्वेंसी का क्या है साहब? हमारा व्युत कर्मानुपाती है। मेरा फ्रीक्वेंसी प्रभावित होगा कि नहीं होगा साहब? इस केस में आइए, अगर आप XL की बात करते हैं, ओमेगा L 2πfl, साहब क्या हो रहा है? समानुपाती फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। अगर इंडक्टिव लोड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी मेरा बढ़ता चला जाएगा, तो जो कि कहीं से उचित नहीं है। लेकिन रजिस्टिव होने पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी से कोई उसका लेना देना नहीं है। 50 का 50 हर्ट्ज मेरा मेंटेन रहेगा। इसलिए राइट आंसर क्या देंगे? यूनिटी पावर फैक्टर अगर रहे तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आगे बढ़े साहब। चलिए, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि निम्न में होती है। ये जानते हैं मैग्नेटिक लॉस है, क्या है मेरा मैग्नेटिक लॉस है, मेरे कोर लॉस है, आयरन लॉस है, कांस्टेंट लॉस है, उसी का दोनों हिस्सा है कौन पीएच प्लस पीई। ये दोनों जब भी होता है कहां होता है मैग्नेटिक मटेरियल में होता है। और हमारे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक मटेरियल सीआरजीओएस या सिलिकॉन स्टील का क्या होता है जी कोर होता है। दोनों का क्या बना होता है मेरे ट्रांसफार्मर का कोर। इसीलिए कहां पर यह हानि होगी कोर में होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ें। कौन सी क्षति भाग के अनुसार बदलती है, जस्ट आपको बताया था कॉपर लॉस आई स्क्वायर के समानुपाती होती है और मेरा आई लोड के समानुपाती होता है। लोड बढ़ता है करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है मेरा लॉस बढ़ता है, लोड घटता है करंट घटती है, करंट घटती है मेरा कॉपर लॉस घटता है। और एकमात्र लॉस है जो लोड पर सीधे डिपेंड करती है, नाम उसका क्या है साहब कॉपर लॉस है। कोर लॉस का ही दोनों सदस्य कौन है पीएचपी, ये सब मेरी क्या होती हैं कांस्टेंट होती हैं। लोड के उतार चढ़ाव से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है विद्यार्थी, जितनी है उतनी ही सदैव बनी रहती है। चलिए साहब आगे बढ़ें। सोलेनॉइड में कुंडलियों का जो प्रवेश है इन और ये क्या है आउट। इन मतलब धारा इस तरह से गई और यहां से निकली और दूसरा धारा इधर से आई और इधर को वापस निकली। तो ऐसे केस में इसको हम क्या कहते हैं पुल इन। आइए मेरा क्या है साहब पुल आउट। तो हम सिरे सिरे के आधार पर इसका नामकरण करते हैं और ये समान रूप से पुल इन एंड पुल आउट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर डी नंबर है विद्यार्थी। बाकी आप लोग विद्वान है, जो मन होगा लगा लीजिएगा। चलिए कोई टेंशन नहीं है, होल्ड आउट को ही पुल आउट कहा जाता है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुल आउट को ही क्या कहते हैं होल्ड आउट कहते हैं, समझ गए, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं। चलिए पुल इन पुल आउट हो, पुल इन होल्ड आउट हो, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग क्या है एक समान है। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति डैश में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जाती है। हमारा वोल्टेज घटता है वोल्टेज बढ़ता है, मेरी करंट घटती है करंट बढ़ती है। धारिता से यहां कोई लेना देना हमारा है नहीं। हम कांस्टेंट किसको रखते हैं आवृत्ति को रखते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट आवृत्ति होती है और दूसरे नंबर पर मेरी पावर यानी शक्ति क्या होती है कांस्टेंट होती है। इसलिए आंसर क्या देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ें साहब। ब्रीदर में जो सिलिका जेल रखा जाता है इसका क्या काम है साथियों, जब हमारी तेल ठंडी हो जाए तब जाकर के यह बाहर से हवा को खींचती है, लेकिन यह वैसे हवा को खींचने का काम करेगी जिस हवा में क्या हो नमी ना हो। यानी हवा की नमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो स्पष्ट बात है साहब, नमी को अवशोषित करवाने के लिए, क्योंकि हवा यदि आ रही है उसमें नमी है तो उसको कौन सौंख लेगा सिलिका जेल, और सूखा हवा कहां देगा आपके ट्रांसफार्मर को। क्योंकि अगर गीला हवा आया नमी की मात्रा हमारे तेल में आई तो तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा कमजोर पड़ जाएगा, उसकी कुचालकता कमजोर हो जाएगी और थोड़े से तापमान को प्राप्त करने पर ही मेरा तेल क्या होगा जलने लगेगा, वाइंडिंग में भी आग लग जाएगी। समझ गए। और सिलिका जेल कौन सा पदार्थ होता है SiO2 होता है।
अभी जो रंग है इसे पता चल रहा है कि नमी इसको सोखा नहीं है, समझ गए। और बहुत अभी ताजा है, नया है। नमी जब पूरा सोख लेगा इसका रंग बदल जाएगा, कैसा होगा, व्हाइटिश पिंक हो जाएगा, सफेद गुलाबी हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा जब सोख लेगा खराब हो जाएगा तो पीला हो जाएगा, और पीला होने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, बदल देंगे, समझ गए कि नहीं, क्या करेंगे, बदल देंगे। लेकिन अभी की परिस्थिति में अगर ये ब्लू है, अब ब्लू से व्हाइटिश पिंक होता है, तो वैसी परिस्थिति में 160 से लेकर के 200 डिग्री तक अगर गर्म करते हैं तो यह क्या हो जाएगा साथियों, स्वाभाविक सी बात है, ध्यान रखिएगा, दोबारा फिर से ब्लू हो जाएगा। व्हाइटिश पिंक होने के बाद अगर आप इसको 160 से 200 तक गर्म करते हैं तो दोबारा यह अपने रंग में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। बिल्कुल, जैसे आप स्पंज देखा है ना आप लोग, साइकिल की सीट में जो स्पंज होता है, वह स्पंज यदि बारिश की पानी में भीग गया तो दोबारा उस पर भींगा में बैठिएगा तो पूरा आप भी भीग जाते हैं। उसको क्या करें, खोल के हम लोग ऐसे निचोड़ देते हैं, पानी चला गया, हल्का दे दिए धूप में, हवा में, तो थोड़ा देर में क्या होता है, पानी उसकी सूख जाती है और पूरा स्पंज फिर जैसे था वैसे हो जाता है कि नहीं है। यही बार बार ऐसा हो रहा है, फिर स्पंज ही अपना उखड़ करके खत्म होना चालू हो जाता है। तो उखड़ करके खत्म कब होता है, जब पीला हो जाए तब साथियों, समझ गए कि नहीं, ये मामला है। अब आइए जरा विद्यार्थी जी, बड़ा ही कठिन प्रश्न आपके बीच आ गया है, इसका उत्तर क्या मिला साहब, डी नंबर। सरकार किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, 0.2 है। प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ देख लीजिए 220 है। क्वेश्चन तो बड़ा कठिन पूछ देता है जी, के का मान दे दिया है 0.2, ठीक है, और आपको E1 का मान दे दिया है साहब 220 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है E2 बराबर क्या होगा, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा विद्वानों, आप सब तो बहुत मेहनती छात्र हैं। E2 बाई E1 बराबर, सुदर्शन जी क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, यहां से E2 क्या हो जाएगा, के इंटू E1 हो जाएगा। अब के का मान देखिए साहब 0.2 है और E1 कितना है 220, सिंप्लीफाई करिए, आप सबको मालूम है 44 वोल्ट आता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सुदर्शन जी कोई तकलीफ तो नहीं है, चलिए चलिए, इसीलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत विद्यार्थी अनर्थ वाली बात हो रही है, शुरुआत में ब्लू कलर होता है, समझ गए, नमी सोख लेने के बाद व्हाइटिश पिंक होता है, और जब बहुत थरथर हो जाए सोखते सोखते तब पीला होता है। उल्टा गाड़ी मत पलटिए कि पहले पिंक तब ब्लू और तब पीला, अनर्थ हो जाएगा। दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में कि प्रारंभ में ब्लू कलर का रहेगा, नीले रंग का रहेगा, समझ गए। उसके बाद साथियों आपका जब नमी सोखेगा तो सफेद गुलाबी हो जाएगा, और फिर जाकर के जब एकदम में आप छोड़ दिए कि हो जा रहा है, सरकारी संपत्ति है जाने दीजिए, लास्ट स्टेज में पीला हो जाएगा। पीला होने पर अगर चेंज नहीं किए तो आपका दिक्कत आपके साथ होगा, समझ गए कि नहीं, नौकरी पर आपको धक्का लग सकता है। चलिए साहब, इसीलिए जितना उतावला परीक्षा कराने के लिए हैं उतना उतावला 2 साल ज्वाइनिंग करने के बाद मत होइएगा, क्योंकि वहां पर उछलिएगा तो सिस्टम का हिस्सा बन जाइएगा, रगड़ दिया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। 2 साल के बाद अरबी पैरवी लगाम पगाम करिएगा, अब फिर अपना मुख्यमंत्रियों बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन 2 साल प्रोबेशन पीरियड शांति से रहिएगा, अपने सीनियर की बातों का पालन करिएगा, समझ गए कि नहीं। हमारे सामने नहीं भी उठते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर साहब आपको उठना पड़ेगा, आपके सीनियर आएंगे तो, नहीं तो उसी दिन सस्पेंड हो जाइएगा, समझ गए कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अभी कर लीजिए, समझे कि नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है साहब, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता डैश होती है। आपके सामने है साहब, ये मेरा कोर टाइप का, ये मेरा सेल टाइप का। सेल में लीकेज फ्लक्स बहुत कम होती है, सेल चारों ओर से कोर से घिरा रहता है, यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 चुंबकीय परिपथ होती है, इसको पैरेलल सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं। एक फ्लक्स इधर जा रहा है, एक इधर, अब मेन फ्लक्स फाई निकला 5/2 इसमें एक ही चुंबकीय परिपथ होती है। इसके कोर वाइंडिंग से घिरे रहते हैं और यह इसका वाइंडिंग कोर से घिरा रहता है। स्पष्ट सी बात है साथियों कि हमारा लीकेज फ्लक्स यहां बहुत कम होगा। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो मेरी चुंबकीय सामर्थ्य यहां जबरदस्त होगी, स्वाभाविक सी बात है। क्षमता किसकी ज्यादा हो जाएगी, राइट आंसर क्या देंगे साहब, सेल के तुलना में कोर की क्षमता, ऑप्शन नंबर
कौन सा 3 फेज 4 वायर के लिए? आपके घर के करीब साहब 3 फेज 4 तार की बात हो रही है। विद्वानों आप जानते हैं 4 तार की बात है, तो यहां से समझिए ये मेरा क्या है, आर वाई, सरकार ये बी है। ये चौथा तार हमने न्यूट्रल का निकाला है, न्यूट्रल पॉइंट से, उभयनिष्ठ पॉइंट से निकाला है, कॉमन पॉइंट से निकाला है, और तब जाकर के 3 फेज 4 तार की प्रणाली विकसित हो रही है। एक फेज और एक न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं तो सिंगल फेज की सप्लाई हमारे घरों में आती है साहब। ये व्यवस्था सिर्फ कैसे कनेक्शन से मिल सकता है, स्टार से, और हमको आउटपुट में चाहिए, यानी सेकेंडरी साइड क्या होना चाहिए, स्टार। देखिए तो कौन सा कनेक्शन में सेकेंडरी में स्टार है साहब, आपका साहब डी नंबर डेल्टा स्टार। ये यूज में नहीं लिया जाता है, हार्मोनिक्स क्रिएट करता है और मार्केट से आउट हो चुका है। डेल्टा हाई वोल्टेज रिसीव करता है, स्टार में लो करके हमको देता है। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है, वो बिल्कुल साहब आपका क्या है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ें। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे पास V1 कितना दे दिया, 2000, V2 कितना दे दिया, 200, N2 का मान 66 है, N1 आपसे पूछ रहा है। सुदर्शन जी ध्यान दीजिएगा, N2 बाय N1 बराबर क्या है, V2 बाय V1 है। अब यहां से आपको निकालना क्या है साथियों, N1 निकालना है। जरा कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे साहब, हम करेंगे यहां N2 इंटू V1 बटा V2। N2 का मान कितना है, 66 है, V1 मेरा कितना है जी, 2000 है, और V2 कितना है, 200 है। 0 0 कैंसिल हो गया, 10 कितना आ गया साहब, 660 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब, कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कितना है, 3:2 है। प्राइमरी वोल्टेज 30 है, सेकेंडरी कितना होगा, यानी V1 30 दे दिया है, अब V2 आपको साहब मालूम नहीं है, और K का मान इसने कह दिया 3/2 है। सरकार जानते हैं ना V2 बाय V1 बराबर क्या लिखिएगा, K लिखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है V2 ना जी, तो V2 बराबर क्या करेंगे हम, K V1 नहीं हो जाएगा, K का मान 3/2, गुना साहब क्या कर दीजिए 30, 2 से कट गया 15 बार में, 15 गुना 3 बराबर आप लोग जानते ही हैं कितना, 45 वोल्ट हो जाएगा। आंसर क्या दे दें सरकार, बी नंबर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।